सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल AR हिंदी कहानी को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। कब्रिस्तान वाली चुड़ैल भाग 5। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र झोपड़ी के अंदर पड़ी, वो अपने जगह से खड़े खड़े ही उछल गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उसकी नज़र सामने कनक की तेज सांसों की आवाज़ उस झोपड़ी में गूंज रही थी। उसने देखा कि कोई व्यक्ति मन की कैप लगाए अपने दोनों हाथों से एक धारदार हथियार लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था और यह बड़बड़ा रहा था, साले आज नहीं छोड़ूंगा, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, आज जाकर हाथ आया है, आज तेरी खैर नहीं। कनक इससे पहले खुद को संभालता वो शख्स उसके बाजू से निकल गया। उस शख्स ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भाग गया। कनक अब पहले से ज्यादा भयभीत हो गया था। अब उसके समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। वो वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वह मन की कैप पहने हुए शख्स अंदर आता है और कनक को देखते ही कहता है, माफ कीजिएगा साहब, इस कुत्ते ने नाक में दम किया हुआ है, मेरे न रहने पर मेरे झोपड़े में घुसकर गंदा करता है। यह अनजान लोगों के पीछे पड़कर उन्हें काटने को दौड़ता है। खुदा का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। उस शख्स ने बिना सांस लिए एक बार में ही बहुत सारी बात कह दी। उसकी बातें सुनने के बाद कनक बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुमने उसे जान से तो नहीं मार दिया? उद्धरण चिन्ह, नहीं साहब, वो पकड़ में आया कहाँ, लेकिन पकड़ में आ जाता तो उसकी खैर नहीं होती। दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। जब दोनों के हंसने का क्रम बैंड होता है तो वो शख्स अपने चेहरे से मन की कैप निकालते हुए बोला, माफ कीजिएगा साहब, रात को यहाँ कब्रिस्तान में बहुत ठंड लगती है, लेकिन आप इतने रात गए यहाँ इस वीराने में क्या करने आए हैं? देखो फ़हीम, मैं जिस काम के लिए तुम्हारे पास आया हूँ वो तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। मैं समझा नहीं साहब, आप क्या कहना चाहते हो, या समझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? देखो तुम्हें पता है मैं हररबटपुर के पास स्थित काला पत्थर वाले योगी बाबा की बात कर रहा हूँ। साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखो मैं बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे निराश मत करो, मैं काफ़ी दिनों से इस बात के लेकर परेशान हूँ। अब जब मैं मामले की तह तक पहुंचने वाला हूं तो तुम अपने कदम पीछे खींच रहे हो। उद्धरण चिन्ह, साहब आप समझते कहीं नहीं, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मैं विवश हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप यहां से चले जाओ। मुझे शर्म आती है आप जैसे लोगों पर। मेरा तो कोई रिश्ता मोहिना के साथ नहीं था, लेकिन फिर भी उसका साथ दे रहा हूँ, लेकिन आप तो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। मुझे लगता है मैं गलत इंसान के पास आ गया। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए, मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुखिया जी। यह कहते फ़हीम चुप हो गया, जैसे अनजाने में उसके मुंह से कोई बहुत बड़ा राज निकल गया हो। लेकिन मुखिया जी क्या? बोलो फ़हीम, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, भरोसा रखो। देखो साहब, मैं नहीं चाहता कि गांव का नाम बदनाम हो। मुखिया जी ने साफ साफ हिदायत दी है कि मैं अब आपसे दूर ही रहूं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तुम समझते क्यों नहीं, जब तक मोहिना के आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती वो भटकती ही रहेगी और यह मौत का सिलसिला जारी रहेगा। साहब मैं तो खुद आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ठहरा गरीब इंसान, मैं इन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं सिर्फ 6 साल का था जब मेरी माँ गुजर गई। जब माँ गुजर गई तो ये भी पता नहीं था कि मरना क्या होता है। सोचता था बहुत रोऊंगा तो माँ वापस आ जाएगी। मेरा दर्द समझने को किसी के पास वक्त ही नहीं था।
मेरा बाप मेरे जन्म के बाद ही किसी के दूसरी औरत के साथ भाग गया था। जब मन उदास हो जाता तो इस कब्रिस्तान में उसके कब्र के सामने आकर रो लेता। धीरे धीरे इस जगह से इतना लगाव हो गया कि अब यहाँ रहना आदत हो गई है। आज भी अपनी माँ को मैं अपने करीब ही मानता हूँ। ऐसा लगता है कि यही कहीं आसपास है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। हाँ साहब, वो मेरी बातें सुन सकती है। उद्धरण चिन्ह। यह कहते वो फफक कर रोने लगे गया। कनक उसे गले लगाया और शांत करवाने की कोशिश की और बोला, देखो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोगों के प्रति हम नजरिया ही बदल दे। तुम्हें खुद को बुलंद करना ही होगा और आगे बढ़ना होगा। तुम इस कब्रिस्तान से निकलकर बाहर देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि दुनिया कितनी हंसी है। किसी के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। हाँ साहब, शायद आप सही कहते हैं। मुझे लगता है कि मैंने खुद को ही अपने अंदर कैद कर लिया हो। खैर छोड़िए, आप कुछ मदद की बात कर रहे थे। चौकीदार फ़हीम ने अपनी बात को अधूरी छोड़ते हुए कहा, देखो फ़हीम, जैसा कि मैंने कहा कि मैं योगी बाबा से मिलना चाहता हूं, जो कि हररबटपुर के कटा पत्थर में निवास करते हैं। यदि तुम उनकी सटीक जानकारी दे दो तो मैं कल ही उनसे मिल आऊं। कनक ने अधीर भाव से अपनी बात कही और फ़हीम की तरफ आखिरी उम्मीद से देखा। कनक के इस प्रतिक्रिया को देखते ही फ़हीम ने अगले पल जवाब दिया, साहब मैं उस जगह आपके साथ तो नहीं जा सकता, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको इस जगह का पता भली भांति बता सकता हूँ। साहब यहाँ से हरबटपुर 45 किलोमीटर दूर हैं। गणेशपुर से सुबह 6 बजे और एक दिन में 12:30 बजे बस जाती है जो कि हररबटपुर तक जाती है। फिर वही बस क्रमश 12 बजे और शाम 6:30 बजे गणेशपुर के लिए वापस होती है। यदि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हों तो हरबटपुर में पंचायत भवन के पास गाड़ी खड़ी कर देना, क्योंकि वहां पंचायत भवन से दक्षिण दिशा की तरफ एक पगडंडी जाती है जो कि पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए ही है। वो बहुत ही संकरी है जो आगे जाकर कहीं कहीं बहुत चौड़ी दिखेगी। वहां से लगभग 2 किलोमीटर की पथरीली रास्ते और चलने के बाद एक विशालकाय मैदान मिलेगा, जहां से खुला आसमान बहुत ही मनमोहक लगता है। उसी मैदान के दाईं तरफ मीठे पानी का झरना होगा जो पत्थर के बने शिवलिंग पर गिरता है। ऊपर बढ़ने से पहले वहां शिवलिंग के दर्शन जरूर करें। कहते हैं कि उस शिवलिंग के दर्शन मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं और आगे के कार्यों में सफलता मिलती है। उस रास्ते से आने जाने वाले राहगीर या गांव के निवासी बिना दर्शन किए नहीं गुजरते। उसी मैदान से 2 रास्ते विभाजित हो जाते हैं। बाएं हाथ वाला रास्ता जौनसार की तरफ चला जाता है, जो कि अपनी काली जादू के लिए विख्यात हैं। भूल के भी उस तरफ रुख मत कर देना। कहते हैं कि वहां के लोग भटके हुए राहगीर या उनके इलाके में जो भी व्यक्ति प्रवेश कर जाता है उसे अपनी काले जादू के बल पर कुत्ते बिल्लियां बना लेती हैं, और यदि कोई दिखने में बेहद ही आकर्षक हुआ तो उसे अपने घर का जम्हाई बनाकर जिंदगी भर गुलाम बना लेते हैं। कनक यह सुनते ही हंस पड़ा और बोला, कैसी अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हो फ़हीम मियाँ। भला इंसान को कुत्ते बिल्लियां बनाना इतना आसान है क्या? यह सब लोगों को डरा कर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसी बातें फैलाते हैं, जबकि हकीकत में इसका दूर दूर तक कोई लेना नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। साहब आप नहीं जानते, इन जौनसारियों का ये बेहद चालाक और इस काले जादू के खेल में निपुण होते हैं। इतिहास गवाह है कि उस तरफ जाने वाला व्यक्ति वहीं का होकर रहा जाता है। बाकी मेरा काम तो आपको आगाह करना था, बाकी मर्जी आपकी। चौकीदार ने कनक की तरफ मासूमियत भरी नजरों से देखते हुए कहा। चौकीदार की इस हरकत से कनक झेप गया और बोला, अरे ठीक है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। वैसे भी मुझे उन जौनसारियों से क्या लेना।
तुम बताओ फिर वहां से आगे का रास्ता। हम ये हुई ना बात। तो साहब वहां से जो दाईं तरफ कच्चा रास्ता जा रहा है उस तरफ बढ़ जाना। वहां से लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद इस तरह सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी। फाइन मियाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल सुबह ही वहां के लिए निकलता हूं और जैसा भी आगे घटता है मैं वहां से आने के बाद जानकारी देता हूं। यह कहते कनक वहां से विदा ले लेता है। चौकीदार फ़हीम उसे कब्रिस्तान के गेट तक छोड़ने जाता है। कनक वापस अपने भैया के घर वापस आ जाता है। उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ी जो रात के 10 बजने का इशारा कर रही थी। वो अपने कमरे में गया और लगभग 1 घंटे में कमरे से बाहर निकला। अरे ये क्या, कहाँ जा रहे हो? ये अचानक झोला उठाकर किधर चले? कनक की भाभी आराधना ने उसके बैग को थामते हुए कहा, भाभी बहुत दिन हो गए हैं, कमरे का सामान भी पूरा अस्त व्यस्त हो गया होगा और मैं अब तो पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। ऑफिस भी जाने लगा हूँ। कनक ने उत्तेजित होते हुए कहा, अरे जाने दो जनाब को, वो अपना भला बुरा सब समझता है। अंदर के कमरे से कनक के बड़े भैया निकलते हुए कहे, हाँ भाभी, और मैं आता जाता रहूँगा, हो सके तो कुछ दिनों बाद मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊँगा। अब तो जाने दो। यह कहते हुए कनक अपनी भाभी से बैग वापस लेकर चल पड़ता है। थोड़ी देर में ही वो अब अपने कमरे के अंदर था। सारा सामान बिखरा पड़ा था। खिड़की हमेशा की तरह खुली हुई थी जिससे से तेज तेज ठंडी हवा बह रही थी। कनक ने फटाफट वो खिड़की बंद की और वापस सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी कलाई घुमाकर देखा तो घड़ी में ठीक 12:30 का वक्त हो चला था और कनक बेचैनी से कभी घड़ी तो कभी खिड़की तो कभी दरवाजे की तरफ बार बार देख रहा था, जैसे उसे किसी के आने का अंदेशा हो। आज गली के कुत्तों का भी शोर बंद था। उनका कोई अता पता नहीं था। सारे ख्यालों को दिमाग से झटक कर उठ खड़ा हुआ और टेबल के कोने में पड़ी लाइटर को उठाते हुए दराज से गोल्ड फ्लैग की डब्बी से एक सिगरेट निकालते हुए अपने मुंह में रख कर जला देता है। वह अब तक 4 सिगरेट पी चुका था और कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। उसने कई बार खिड़की से बाहर भी देखा पर उसे वो अनजान लड़की तो दूर की बात कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम सर्द होता जा रहा था पर कनक को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। पता नहीं उसके दिमाग क्या खिचड़ी पक रही थी। टेबल के कोने में बोतल को देखकर कनक के अंदर उत्साह भर गया। वो बाथरूम पहुंचा और मुंह पर ठंडे पानी के छींटे दिए। मुंह हाथ साफ करके सोफे पर आ बैठा। कनक की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी, लेकिन ठंडे पानी के एहसास से वो अब अपने आप को हल्का और तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने आप देखा ना ताब जल्दी से 2 बड़े पैग गले से नीचे उतार लिए। उसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस हुआ, मगर वह कब्रिस्तान वाला एहसास रह रहकर अब भी उसके दिमाग पर यह मंडरा रहा था। क्या वाकई मैं जब फ़हीम से मिलने गया कब्रिस्तान गया था तो मेरा पीछा कुत्ता ही कर रहा था या कुछ और था? यदि कुत्ता होता तो वो रुक रुक कर मेरा पीछा करने की जगह अचानक फुर्ती से आकर झपट पड़ता। कहीं फ़हीम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? वो साथ जाने से क्यों मना कर रहा है? अब परिणाम चाहे कुछ भी हो, अब तो इस गुत्थी को सुलझा कर ही रहूँगा। यह सोचते सोचते कनक ने तीसरा पैग ग्लास में डाला और इस बार बिना सोडे के साथ ही गटक गया। नाक सिकोड़ते हुए कुछ देर सुस्ताने के ख्याल से वापस सोफे पर आ बैठा। कुछ देर बैठे रहने के बाद उसके दिमाग पर इसका असर छाने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। ओह, इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं यह मोहिना की आत्मा तो नहीं? नहीं, वो भला इस वक्त क्या करने आएगी? मुझे खुद को संभालना होगा। खुद से बड़बड़ाते हुए सोफे से कनक उठता है और दीवार का सहारा लेते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है।
वह जैसे ही दरवाजे के समीप पहुंचता है कि संतुलन खो देने की वजह से धड़ाम से गिर पड़ता है। उसका सिर दरवाजे से भाग से टकरा जाता है। इस तरह दरवाजे पर खोपड़ी टकराने से बहुत जोर की आवाज आती है और दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल जाती है। इस जोरदार चोट से उसका सारा नशा काफूर हो जाता है। वो अपने आप को संभालते हुए दरवाजे से बाहर निकलता है और वो जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने कनक अपने आप को संभालते हुए दरवाजे से बाहर निकलता है और वो जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने एक काली रंग की बिल्ली है जो उसके चेहरे से कुछ कदम की दूरी पर ही है। उस काली बिल्ली की हरे रंग की चमकीली आंखें खौफजदा कर रही थी। काली बिल्ली अपनी जगह से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। कनक एक झटके से अपने जगह पर खड़ा हो गया। इधर उधर देखता है लेकिन कोई भी उसको दिखाई नहीं पड़ा। अचानक उसके मोबाइल और किसी की कॉल आती है। ओह, इस वक्त किसकी कॉल हो सकती है? कहीं भैया की कॉल तो नहीं? यह कहते हुए वो तेजी से कमरे के अंदर मेज की तरफ लपकता है जिस पर उसका मोबाइल रखा हुआ था। जब तक वह मोबाइल उठाता है तब तक फोन कट जाता है। वो मोबाइल को जगह रख देता है। दोबारा उसी ओ दरवाजा तो खुला ही छोड़ दिया मैंने, अभी इसे बंद करता हूँ। यह कहते वो दरवाजे को बंद करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसकी नज़र उस काली बिल्ली पर पड़ती है जो अब उसी के साथ कमरे में खड़ी थी। अचानक बिल्ली मियाओ मियाओ करती हुई कनक के तरफ बढ़ती है और उसके पैरों से लिपटने लगती है। कनक इससे पहले कि बिल्ली को खुद से दूर करता उस बिल्ली ने अपने नुकीली दांतों को निकाल लिया और कनक की पैंट को अपने मजबूत जबड़ों से जकड़ लिया। कनक अब सहम गया कि कहीं वो काली बिल्ली अपने नुकीले दांतों से काट ना ले। अब वो बिल्ली कनक की पैंट को जबड़े से पकड़ते हुए उसे बाहर की तरफ खींचने लगती है। यह देखकर कनक बोलता है, ओह, लगता है यह कुछ कहना चाह रही है। चल ठीक है, तू कहाँ ले जाना चाहती है? यह कहते ही कनक उसके साथ साथ घर के बाहर आ जाता है। जैसे ही अपने दरवाजे से बाहर निकलता है वो बिल्ली उसकी पैंट छोड़कर आगे आगे चलने लगती है। कुछ कदम अकेले चलने के बाद बिल्ली अपनी जगह पर रुक जाती है और पलटकर कनक की तरफ देखती है और कहती है, मियाओ मियाओ। बिल्ली की इस तरह की अजीब हरकत से कनक बोल पड़ता है, ओह, लगता है ये बिल्ली मुझे कहीं ले जाना चाहती है। इसके पीछे चलकर एक बार देखना ही चाहिए, शायद कुछ बताना चाह रही हो। यह कहते वो आगे बढ़ने लगे जाता है। काली बिल्ली भी अब आगे बढ़ने लगे जाती है। लोहे की सीढ़ी से दोनों नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरते ही बिल्ली उस गेस्ट हाउस के एक कोने वाले कमरे में बने लोहे के दरवाजे पर अपने पंजे रगड़ने लग जाती है। ओह, यह काली बिल्ली इस दरवाजे पर भला क्यों अपने पंजे रगड़ रही है? कहीं यह जो बताना चाह रही है उसका इस कमरे के अंदर से तो कोई संबंध तो नहीं हो न हो। अब मुझे इसके अंदर जरूर जाना चाहिए। जैसे ही वो उस लोहे के दरवाजे के समीप आता है तो थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर बोलता है, ओफ, इस दरवाजे की कुंडी पर तो मोटा सा ताला लटका पड़ा है, इसे कैसे खोला जाए? इधर उधर नजर दौड़ाने पर कनक को थोड़ी दूर ही एक हथौड़े जैसा दिखने वाला कोई औजार मिल गया। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद वो ताला कुंडी समेत नीचे गिर गया। कनक ने दरवाजे पर जोर लगाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ओह, लगता है यह दरवाजा वर्षों से बंद होने की वजह से जकड़ गया है। मुझे पूरा जोर लगाना होगा। कनक 10 कदम पीछे हटा और बिजली की फुर्ती से दौड़ता हुआ दरवाजे को धक्का लगाता है। अगले ही पल धड़ाम से वो लोहे का दरवाजा खुला जाता है। धड़ाम की आवाज से वो सुनसान जगह गूंज उठता है। दरवाजा खुलने के बाद अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। कनक भाग के अपने कमरे से टॉर्च लेकर आता है और उस कमरे के अंदर प्रवेश करता है।
ओह, यह तो बहुत ही अजीब सा कमरा है। एक तो छोटा सा कमरा और ऊपर से न इसमें कोई खिड़की ना ही कोई रोशनदान मौजूद है। इसमें सिवाय मकड़े के जाले के कुछ नहीं है। आखिर इस तंग कमरे के बनाने की क्या वजह हो सकती है? मैं यह खुद में बड़बड़ाता हुआ टॉर्च के प्रकाश से उस कमरे के सूक्ष्म निरीक्षण में लग जाता है। थोड़ी देर में जब उसे कुछ समझ नहीं आता, वो जैसे ही बाहर निकलने को होता है कि अचानक उसे कुछ याद आता है। अरे, ये काली बिल्ली किधर गई? कहीं ये दरवाजे की आवाज से डर के बाहर तो नहीं भाग गई? तभी उसे वो बिल्ली उसी कमरे में एक कोने में नजर आती है, जो अपने पंजे जमीन में बार बार रगड़ रही थी। वो लपक कर उस तरफ जाता है। वहां जाते ही बिल्ली अपने जगह से हट जाती है। कनक वहां हाथ लगता है तो देखता है कि एक बहुत पुरानी कालीन बिछाई हुई है। काफी वक्त तक बिछे होने की वजह से उसके ऊपर धूल मिट्टी ने परत बना ली थी और इसका पता लगाना बेहद मुश्किल था कि यहाँ कालीन बिछाई हुई है। कालीन से मिट्टी हटाने के बाद कनक एक छोर से पकड़ना आरंभ करता है और उसे गोल गोल लपेटते हुए एकत्रित करने के बाद एक कोने में रख देता है। ओह माय गॉड, यह क्या बला है? भला इतना पतला ढक्कन यहाँ होने का क्या मतलब हो सकता है? नहीं, कहीं कोई अनजान खतरा मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा। खैर, अब जो भी हो, इसका जवाब तो मुझे इसको हटाने के बाद ही पता लगने वाला है। यह कहते ही लोहे के ढक्कन को उठा देता है। उस ढक्कन को उठाते ही जब वो टॉर्च जला कर देखता है तो वो बेहद ही चौंक जाता है। वहां से 24 बाय 24 इंच का आयताकार गड्ढा था, जो कि कहीं जाने का रास्ता जैसा लग रहा था, जिसमें केवल एक ही इंसान घुस सकता था। उसने आने दोनों हाथों को जोड़कर अपने इष्ट देव को याद किया और टॉर्च जलाते हुए अंदर घुसने लगा। उसने जैसे ही अपने पैर रखे, उसे एहसास हुआ कि उसका पांव किसी सीढ़ी पर पड़ा है, जो अंदर किसी गहराई की तरह बढ़ता चला जा रहा था। लगभग 20-25 सीढ़ियां उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका पांव किसी धरातल पर है। अपने मुंह से टॉर्च निकलते हुए चारों तरफ प्रकाश फैला कर देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। अंदर बहुत ज्यादा स्पेस थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तहखाना या गुप्त भवन हो। अंदर का तापमान बेहद ही ठंडा था। अपने दोनों हाथों को मलता हुआ वो आगे बढ़ता है। अंदर अजीब सी बदबू ने नाकों में दम कर दिया। एक हाथ से अपने नाक को दबाते हुए और दूसरे हाथ से टॉर्च को लिए आगे की तरफ बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे कुछ चीज चमकती हुई प्रतीत होती है। वो वहां समीप जाकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहां कुछ औजार रखे हुए थे जो कि मिट्टी खोदने के काम आते हैं, जैसे फावड़ा, गेंती, कुदाल और सब्बल। उन सभी औजारों का हत्था लकड़ी का बना हुआ था। छूने और देखने से साफ पता लग रहा था कि वो किसी के खून से सने हुए थे। उन औजारों को जैसे ही उठाकर देखता है तो वहां उसे किसी के कपड़े के होने का एहसास होता है। टॉर्च को साइड में रखने के बाद वो उन कपड़ों को उठाता है। यह तो किसी 17-18 साल की लड़की का कपड़ा लगता है। ओहो, इस कपड़े को देखकर लग तो रहा है कि कहीं न कहीं तो देखा है, लेकिन यह याद क्यों नहीं आ रहा। सफेद रंग का सूट था जिसका नीचे का आधा हिस्सा बेहद सुर्ख लाल रंग से लिप्त था। उस रंग को देखते ही कनक भय से 2 कदम पीछे हट जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और सांसें चढ़ने लग जाती है। शायद उसे कुछ याद आ जाता है और बोल पड़ता है, नहीं, यह तो खून से सना हुआ सूट है। यह सूट तो उस दिन मैंने मोहिना की आत्मा को पहने हुए देखा था। हाँ, यह तो हूबहू सेम टू सेम है। लेकिन इस कपड़े का यहाँ होने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ साहब, यह मेरा ही कपड़ा है। उन 5 दरिंदों ने मुझ अबला की इज्जत तार तार किया और मुझे जान से मारा है।
सुनते अचानक यह आवाज कहीं से आती है, जिसे सुनते ही कनक के तोते उड़ जाते हैं और घबराते हुए कहता है, कौन है? ब बोलते क्यों नहीं, कौन है यहाँ? देखो जो भी हो सामने आओ। कहीं तुम मोहिना तो नहीं? हा 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 हा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हाँ साहब, मैं मोहिना ही हूँ। यह कहते ही फिर से वही भयावह हंसी से वो तहकना गूंज उठता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इस तरह से परेशान कर रही हो? बोलो आखिर मेरा क्या कसूर? कनक यह कहते ही थर थर कांपने लगता है। उसके यह कहते ही वो अदृश्य आवाज फिर से आने लगती है, बिगड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था। मैं तो अपने बूढ़े माँ बाप की इकलौती सहारा थी, लेकिन मैं उन दरिंदों के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। साहब आप ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर? बोलो साहब मेरा क्या कसूर? देखो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत, मेरा यकीन मानो मैं तुम्हें न्याय के साथ मुक्ति भी दिलाऊंगा। बस थोड़ा सब्र रखो और मेरी बात। अभी कनक आगे कुछ कहना चाहता था कि तभी मोहिना की आत्मा बोल पड़ी, साहब मेरे माँ बाप ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें भी नहीं बख्शा गया? गरीब होना पाप होता है क्या साहब? बोलो ना। देखो मोहिना मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन किसी की जान लेना ये कहाँ का इंतकाम है? तुमने अब तक 11 जानें ली हैं, क्या तुम्हें यह सब शोभा देता है? कनक ने उस अदृश्य आत्मा को शांत करवाने की कोशिश की। उसकी यह बात सुनते ही वो और तेज तेज ठहाके मार मार के हंसने लगी। हंसते हंसते बोली, क्या साहब आप इंसानों ने तो किसी को नहीं छोड़ा। झूठ, यह सफेद झूठ है कि मैंने 11 लोगों को मारा है। मुझे मारने के बाद भी मुझे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हारा कैसे यकीन कर लूं कि तुम जो कह रही हो वो सच ही कह रही हो? यहाँ तो सभी यही जानते हैं कि यहाँ बिस्ट गेस्ट हाउस में जो भी रहने आया है उसको तुमने ही सभी 11 लोगों को मौत के घाट उतारा है। साहब आपको बहुत जल्द सच्चाई का पता चल जाएगा कि उन 11 लोगों को मैंने ही मारा है या आप मेरे 12वें शिकार बन जाते हो। यह कहते ही मोहिना साक्षात अपने स्वरूप में आ जाती है। उसका चेहरा उसके लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था। वही सफेद कपड़ा उसके जिस्म के ऊपर थे जिसे अभी थोड़ी देर पहले कनक का सामना हुआ था। वो हवा में जमीन से 2 फीट ऊपर थी। मोहिना का जिस्म वहीं अपनी जगह हवा में लहरा रहा था, लेकिन उसके दोनों हाथ कनक की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे, जिसे देखकर कनक की हृदय गति बहुत ही तेज हो गई और वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो लाख कोशिशों के बावजूद अपने जिस्म को हिला तक नहीं पाता। वो वहीं जड़ हो गया था, जैसे किसी पत्थर की मूरत हो। वह अपनी ही मदद करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहा था। उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और बोला, प्लीज मोहिना, मुझे मत मारो। मैंने तो हमेशा तुम्हारी मदद ही करनी चाहिए है। मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। लेकिन मोहिना के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता और उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अब वो अपने दोनों हाथों से कनक का गला किसी बलि के मुर्गे की तरह दबोच लेती है।